हेलो एवरीवन, मेरा नाम निश्चित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं एसएससी एमटीएस 2021 के लिए 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है बेस्ड ऑन लेटेस्ट एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2021 पर बेस्ड हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस सीजीएल और सीएचएसएल में पूछे हुए लिए हैं। साथ ही प्रीवियस जो हमारा एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ था उसको भी एनालिसिस करके मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से भी उठाए हुए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप अगर इन्हें देख कर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देखिए। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर क्रमशः 5%, 7% और 10% है। 1500 रुपए का साधारण ब्याज 3 वर्ष और 2.5 वर्ष के लिए ज्ञात करें। अब देखिए, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है। तो आपसे पता है कि सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल ही लगता है, यहाँ पर कंपाउंडेड तो लगना नहीं है। तो यहाँ पर मुझे पता है पहले साल 5% मिलेगा, दूसरे साल 7% मिलेगा और तीसरे साल 10% मिलेगा। यानी अगर मैं बात करूँ 3 साल की तो 7, 5, 12 और 10 22% क्या मिलेगा मुझे? 22% मिलेगा। किसका 22%? मूल का, जो कि है 1500 रुपए। यानी 1500 रुपए का 22% ये पैसा मिलेगा मुझे 3 ईयर्स के लिए एज सिंपल इंटरेस्ट। बोलिए, बात समझ में आई? अगर यही चीज मैं 2.5 वर्ष के लिए देखूं तो क्या होगा? तो देखिए, 2.5 वर्ष के लिए पहला साल कंप्लीट है तो 5% पूरा मिलेगा, दूसरा साल भी कंप्लीट है तो 7% पूरा मिलेगा। पर क्योंकि तीसरा साल आधा ही हुआ है तो यहाँ पर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधा मिलेगा। यानी 5%, 7% और तीसरे साल का आधा यानी अगेन 5%। यानी टोटल कितना हो गया? 17%। ये किसका? 1500 का, मूल का। बोलिए, बात समझ में आई? क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें 3 साल और 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए, 22 इंटू 1500 बटे 100% का 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 15 इंटू 22 करना है तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। 15 दूनी 30 का 0, 3 कैरी, 15 दूनी 30, 330 रुपए। ये आपको एज अ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल के लिए। अब 2.5 साल के लिए 17% मिलना था तो परसेंट से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर कितना आएगा? तो देखिए, मल्टीप्लाई करके ये आता है 255 रुपए। बोलिए, क्लियर है? 255 रुपए। तो यहाँ पर मुझे क्या पता चला कि ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 76 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 64 रुपीज प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण का मूल्य 72 रुपए 72 रुपीज पर केजी हो जाए? तो देखिए, सिंपल एलिगेशन का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? 76 और 64 वाले को मिलाना है। कैसे मिलाना है कि बनने वाला जो मिक्सचर है वो 72 का बने। तो यहाँ पर मुझे रेशियो का पता चल जाएगा। माइनस कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6, 2, 8 अनुपात 4। यानी रेशियो निकल कर आएगा 2 अनुपात 1। यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है। एडवांस मैथ्स, इंग्लिश, एमपीजी के रीजनिंग और कंप्यूटर के कोर्स, ये सभी कोर्सेज आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर ऑनलाइन कोर्सेज के सेक्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप इन्हें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज में आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। साथ ही आप एप्लीकेशन से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जल्दी ही आने वाले समय में आपको अरिथमेटिक का कोर्स और हिंदी के कोर्सेज भी देखने मिल जाएंगे। तो अगर आप इन सिलेबस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और साथ ही में हमारे साथ आगे बढ़ें। चलिए आइए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि 1 रुपए पर 1 माह के लिए 1 पैसा साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये पता है कि 1 रुपए पर 1 पैसा मिलता है। वैसे 1 रुपए में होते कितने पैसे हैं? 100 पैसे होते हैं, है कि नहीं? तो आपको टोटल अगर मैं परसेंटेज वाइज पूछूं तो 1 पैसा बटे 100 पैसा इंटू 100 तो ये हो जाएगा 1%। यानी आपको हर महीने 1% साधारण ब्याज के रूप में मिल रहा है। फिलहाल ये 1 महीने का है। अगर मुझे ब्याज की दर निकालनी है तो वो होती है साल के हिसाब से। यानी अगर 1 महीने में 1% मिल रहा है तो 12 महीने में 12% के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। यानी वार्षिक अगर दर की बात करूं या साल की बात करूं तो ये होगा 12%।
बोलिए क्लियर है। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों के अंकों का औसत A+A है, ठीक है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:1 है। यदि लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत A+1 है तो लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि यहाँ पर टोटल क्लास यानी जो पूरे विद्यार्थी हैं, लड़के और लड़कियां, सबका मिलाकर अगर एवरेज देखोगे तो A आता है। अगर सिर्फ लड़कों की बात करूं तो एवरेज आता है A+1, ठीक है। यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात भी दिया हुआ है, यानी अगर आपसे बोला जाए कि लड़के कितने हैं तो मैं बोलूंगा 3 और लड़कियां कितनी हैं तो 1। अभी इसको ऐसा मान लेते हैं तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए? 4। तो अब आप यहाँ पर अगर टोटल वाले मेथड से जाएंगे तो आपको पता है कि अगर 4 लोग हैं और सबका एवरेज A है तो यहाँ पर टोटल आएगा 4A, ठीक है। अब ये जो टोटल है ये लड़के और लड़कियों के टोटल को मिलाकर ही बना होगा। तो अगर मैं लड़कों का टोटल निकालूं तो देखिए लड़के कितने थे? 3। इनका एवरेज क्या था? A+1, ठीक है। बात समझ में आई। यहाँ पर लड़कियां कितनी हैं? 1 और इनका एवरेज कितना है ये नहीं पता, सपोज मैं x मान लेता हूँ। तो बेसिकली मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं हो गया? ये कितना हो जाएगा? 4A = 3A + 3 + x इक्वल टू के उधर ले चलेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A-3। और यही है लड़कियों का एवरेज, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। वैसे भी अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखते तो आपको समझ में आ जाता कि एक ही ऑप्शन है जो A-3 दे रहा है और कहीं पर भी A-2 A-1 नहीं है, तो एक माइनस वाला ही ऑप्शन सही हो सकता था। क्योंकि अगर लड़कों का एवरेज ज़्यादा है, टोटल एवरेज से लड़कों का एवरेज ज़्यादा है तो लड़कियों का कम ही होगा, लड़कियों का एवरेज कम ही होगा, तभी तो दोनों का मिलाकर A बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक शहर की जनसंख्या में 2018 में 15% और 2019 में 10% की वृद्धि हुई। एक महामारी के कारण 2020 में 10% की कमी आई। 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या कितने प्रतिशत से वृद्धि हुई या बढ़ गई? तो आपसे बेसिकली क्या पूछा है कि 2018, 19 और 20 के बाद टोटल कितने % जनसंख्या बढ़ी है। तो देखिए सबसे पहले तो 15% बढ़ी थी, फिर 10% बढ़ी थी, फिर 10% कम हो गई, यानी एक बार +15% है, फिर एक और बार +10% है और फिर एक बार -10% है। बोलिए ये बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि अगर सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं हम तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है x + y + xy/100, ठीक है। ये है हमारा सक्सेसिव परसेंटेज का टोटल चेंज। तो यहाँ पर पहले मैं इन दो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे पुट करने पर क्या मिलेगा? तो यहाँ पर आएगा 10 और 15, टोटल कितना हो गया? ये तो 25 हो गया, प्लस यहाँ पर आएगा 10 × 15 यानी 150/100, तो कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा? 26.5, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका जो सक्सेसिव डिस्काउंट आया, या डिस्काउंट नहीं बोलूंगा मैं, जो सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज आया वो आया 26.5%, यानी एक बार 15% बढ़ा, एक बार 10% बढ़ा, यानी कुल मिलाकर कितना बढ़ा? 26.5% बढ़ा। और इसके बाद 10% कम हो गया, इसके बाद 10% कम हो गया। तो अगेन इसी फॉर्मूले में पुट करूंगा मैं और यहां से मैं आंसर निकाल लूंगा। बट याद रखेंगे जहां पर कम हुआ वहां पर माइनस का साइन लेंगे। तो अगर x की वैल्यू इस बार मैं 26.5 ले रहा हूं, y की वैल्यू -10 लेनी पड़ेगी, प्लस यहां पर भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 26.5 × -10/100। बोलिए क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25.5, 25 नहीं 16.5, 16.5 माइनस ये कितना आएगा? तो देखिए यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल और जीरो मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 265/100, तो ये हो जाएगा 2.65। यहाँ पर मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा। बोलिए क्लियर है? बात समझ में? तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 13.85, यही आपका सही आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छे से परसेंटेज के चैप्टर में मैंने इसे डिस्कस किया हुआ था, इस फॉर्मूले को भी। साथ ही मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन में और डिस्काउंट में भी लगाना है, जहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट की बात हो रही है वहाँ पर भी हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक विलयन में अम्ल और जल का अनुपात 4:5 है। यदि 20% घोल को पानी से बदल दिया जाए तो नए घोल में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? अगेन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आपसे क्या बोला है कि एक मिक्सचर है, विलयन का मतलब मिक्सचर होता है, तो एक मिक्सचर में एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो 4:3 है, 4:5 है,
ठीक है, ये रेशियो है 4:5। इसमें से 20% को या 20% घोल को आपने पानी से बदल दिया। अब देखिए आपको नहीं पता कि यहाँ पर ये मिक्सचर कितना था। यहाँ पर आप टोटल पार्ट्स की बात करेंगे तो टोटल पार्ट्स 9 होते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कुछ ऐसा बना लेता हूँ कि जिसका 20% निकालना आसान हो। सपोज अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी यहाँ पर मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये 40 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। और इसमें से जब मैं 20% निकालूंगा तो कितना निकालूंगा, 90 का 20% यानी 18 निकाल दूंगा। ठीक है, माइनस करने के बाद क्या बचेगा, 72। अब इस 72 में भी रेशियो क्या होगा, रेशियो तो 4:5 का ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इस 72 को 4:5 में अगर तोड़ूंगा तो ये टोटल होता है 9। 9 अगर 72 के बराबर तो 1 की वैल्यू 8 के बराबर होगी, तो 4 की वैल्यू 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। ये आ गया आपका 72 का ब्रेकडाउन। इसमें एसिड कितना है, वाटर कितना है, आपको इसमें पानी भी मिलाना है। तो 32:40 में आपको 18 लीटर पानी और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पानी में पानी मिलेगा। तो ये हो जाएगा 32:58 का। बोलिए बात समझ में आई? 2 से काट लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 29। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इस 90 को 900 भी बना सकते थे, आप जो चाहे बना सकते थे, पर 20% उस हिसाब से फिर माइनस करते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि a प्लस बी प्लस सी 20 है तो 2a प्लस 3c माइनस 4a का मान बराबर है, या मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये पकड़ना है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। आपको बोला ए बी का 150% है और बी सी का 40% है, यानी ए बी सी में सबसे पहले सी को पकड़ेंगे। अगर सी 100 होता, जस्ट मान लेते हैं कि अगर सी से 100 होता, तो बी जो है वो सी का 40% है, यानी 100 का 40% तो 40 होगा। और ए कितना है, वो बी का 150% है, इसका 150% कितना होगा, तो ये हो जाएगा 60। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ए बी सी का रेशियो निकाल सकता हूँ। रेशियो कितना आएगा, तो ये आएगा 3 2 5। बोलो क्लियर है? अब यहाँ पर अगर मैं इस कंडीशन के हिसाब से देखूँ कि a प्लस बी प्लस सी 20 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 3x प्लस 2x प्लस 5x इक्वल्स टू 20 है। तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया, 10x इक्वल्स टू 20 हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और जैसे ही x की वैल्यू 2 पता चली तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये संख्या मुझे मिल गई। बोले क्लियर है? सॉरी, 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये संख्या मुझे मिल गई कि a एक्चुअल में कितना है, b एक्चुअल में कितना है और c एक्चुअल में कितना है। अब बस मुझे यहाँ पर पुट कर देना है 2b, तो b की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, प्लस 3c का मतलब 30 माइनस 4a 6 4 ज़ा 24। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 6 6 8 14, आंसर होगा 14, यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक राशि को ए बी सी डी के बीच क्रमशः 5:7:11:15 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी को बी से 2,480 रुपए अधिक मिलते हैं तो बी और डी के शेयर के बीच का अंतर बताएं। तो देखिए बी और सी का आपको अंतर दिया हुआ है, सी को बी से ज्यादा मिलता है, यानी एक तरीके से इनका अंतर दिया हुआ है। सबसे पहले रेशियो में अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे रेशियो में 4 का अंतर है। और ये कितने रुपए के बराबर है, तो मैं बोलूंगा 2,480 रुपए के बराबर है। आपसे पूछा है बी और डी का अंतर, तो देखिए बी और डी में अंतर कितने का है, तो आप बोलेंगे सर 8 का अंतर है। अब देखिए 4 की वैल्यू अगर इतनी है तो 8 की कितनी होगी, जस्ट इसकी डबल होगी कि नहीं होगी। बोलिए क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 0694, तो ये हो जाएगा 4960, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। चीनी की दर में 20% की कमी से सुधीर को 960 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक चीनी प्राप्त करने में मदद मिलती है। प्रति किलो चीनी की घटी हुई दर क्या है? अगेन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, परसेंटेज में मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल लिए हैं और ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है CGL का। चलिए यहाँ पर आपसे क्या बोला है, आपको एक चीज पता होना चाहिए, रेट इंटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। बिल्कुल सही है।
यहाँ पर एक्सपेंडिचर आपका 960 दिया हुआ है, खर्चा आपका 960 दिया हुआ है। अगर मैं रेट 20% से कम करता हूँ, रेट में 20% से कम करता हूँ, यानी अगर मैं 1/5 से कम करता हूँ तो क्वांटिटी को मुझे 1/4 से बढ़ाना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आती है? मैंने बोला अगर 1/5 से कम करूँगा यानी 5 में 1 कम कर दूंगा तो 4 हो जाएगा, तो बढ़ाने के लिए 1/4 से बढ़ाना पड़ेगा। तो परसेंटेज वाइज अगर मैं देखूँ तो 20% से कम कर रहा हूँ तो क्वांटिटी को 25% से बढ़ाना पड़ेगा या 1/4 से बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ 1/4 से बढ़ाने पर 6 किलो बढ़ता है, यानी क्वांटिटी का 1/4 6 किलो के बराबर है। तो जो शुरुआती क्वांटिटी थी वो कितनी थी? 6 चौका 24 किलो रही होगी। बोलिए क्लियर है? जो नई क्वांटिटी है वो कितने की है? तो नई क्वांटिटी होगी 30 किलो। कितनी होगी? 30 किलो। बात समझ में? क्योंकि 6 किलो अब आप ज़्यादा लेने लगे ना, पहले आप ले रहे थे 24, अब आप ले रहे हैं 6 किलो ज़्यादा, यानी आप कितनी ले रहे हैं? 30 किलो ले रहे हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर 30 किलो कितने में आ रहा है? 960 रुपये में आ रहा है। भाई आपको क्वांटिटी पता चल गई, ये कितने की है? 30 किलो की है। तो अब आप डिवाइड कर देंगे तो आपको रेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर पुरानी वाली क्वांटिटी रखेंगे तो पुराना वाला रेट मिलेगा, नई वाली क्वांटिटी रखेंगे तो नया वाला रेट मिलेगा। आपसे क्या पूछा है? घटी हुई कीमत। घटी हुई कीमत यानी नई वाली कीमत पूछा है, तो नया वाला क्वांटिटी रखना पड़ेगा। 30 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 32। तो नया रेट कितना है? 32 रुपीज पर केजी। बात समझ में आई? यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। परसेंटेज के वीडियोस देखिएगा, वहां पर ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ए बी की तुलना में व्यवसाय में 75,000 रुपए अधिक लगाता है, लेकिन बी ने अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश की है, जबकि ए ने अपनी पूंजी 8 महीने के लिए निवेश की है। यदि ए का हिस्सा 25,000 के कुल लाभ में से बी से 15,000 रुपए अधिक है तो बी द्वारा योगदान दिया गया शेष ज्ञात करें। यानी बेसिकली आपको यह बताना है कि बी ने कितना योगदान दिया। अब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर बन गया है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपने बोला है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि ए बी की तुलना में व्यवसाय में 75,000 रुपए अधिक लगाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी ए और बी ने इन्वेस्टमेंट किया, अगर इसने एक्स किया तो इसने एक्स प्लस 75,000 किया। ठीक है, आगे क्या बोला है? लेकिन बी ने कंपनी में या जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया वो 4 महीने के लिए किया, यानी इसका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम 4 रहेगा और इसका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम 8 रहेगा। ए ने अपनी पूंजी 8 महीने के लिए निवेश की थी ना। यदि ए का हिस्सा 25,000 के कुल लाभ में से बी से 15,000 अधिक है, तो यहाँ पर मुझे क्या पता चल रहा है? मुझे ये पता चल रहा है कि ए का जो प्रॉफिट है, ए का जो टोटल प्रॉफिट है वो बी से कितना अधिक है? वो बी से 15,000 रुपए अधिक है। और टोटल प्रॉफिट हुआ कितना? तो मैं बोलूंगा 25,000 का। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि दो लोगों का जो टोटल प्रॉफिट है वो इतना है और दो लोगों का अंतर जो है वो इतना है, यानी एक तरीके से ए प्लस बी का जो प्रॉफिट है टोटल वो कितना है? 25,000, पर इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? ए माइनस बी का ये है 15,000। तो क्या आप मुझे ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट बता सकते हैं? बहुत इजीली बता सकते हैं। दोनों को ऐड करके हाफ कर दीजिएगा तो ए का प्रॉफिट निकल जाएगा। दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 40 20। तो यहाँ पर ए का प्रॉफिट हो जाएगा 20,000। ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20,000 और बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5,000। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? 5,000। तो यहाँ से ए और बी के जो प्रॉफिट का रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा? यहाँ से निकालेंगे तो वो निकलना चाहिए आपका 4:1 का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो प्रॉफिट का रेशियो है वही रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का भी होना चाहिए, यानी जो रेशियो इनका है वही रेशियो 4:1 होना चाहिए। तो एक तरीके से मेरे पास अब एक इक्वेशन बन गई है कि 8 इंटू एक्स प्लस 75,000 अपॉन x इंटू 4 इक्वल्स टू ये रेशियो होना चाहिए 4:1 का। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे b का इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा, और अगर b का पता चल गया तो 75,000 रुपये जोड़ दूंगा तो a का इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, काम हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8x प्लस 75,000 इंटू 8। तो 75 इंटू 8 कर लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा? 600 हो जाता है और 1000 और लगा दीजिएगा, यानी ये हो गया 6 लाख इक्वल्स टू 16x। 8x को वहाँ माइनस कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 8x। तो कुल मिलाकर 6 लाख डिवाइडेड बाय 8
इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगा, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि आपका x की वैल्यू कितनी होगी। तो आपके x की वैल्यू होगी 75,000। बोलिए क्लियर है। जैसे ही x की वैल्यू 75,000 आई यानी b का इन्वेस्टमेंट आ गया, तो a का कितना होगा, a का होगा इसमें 75,000 और ज़्यादा। फिलहाल क्वेश्चन में उसने b से पूछा हुआ है तो ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। अगर वो a का पूछता तो मैं इसमें 75,000 और जोड़ता और तब मैं आंसर c बताता, पर फिलहाल b का पूछा है तो ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो पार्टनरशिप के वीडियोस डले हुए हैं क्रेजी जीके ट्रिक के प्लेटफॉर्म पर, आप प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली बनने लगेंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तीसरी संख्या को पकड़ लीजिए। तीसरी संख्या अगर 100 है, जस्ट मान लेता हूं अगर ये 100 है, तो दो संख्याएं जो हैं वो क्रमशः कितना कितना कम है। एक तो 37% कम है, यानी इस पे अगर मैं 37% घटाऊंगा तो 100 लेने का फायदा ही क्या है कि 100 का 37% 37 ही होगा। माइनस करूंगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा 63। ठीक है, और फिर 30% कम है यानी ये कितना है, ये 70 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है। तो आपके पास ये आ गया पहली संख्या और ये आ गई दूसरी संख्या। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले ये देखिए कितनी अधिक है, तो आप बोलेंगे 7 अधिक है। किससे, 63 से। परसेंटेज कितना निकलेगा, 7/63 इंटू 100। ये कितना आ जाएगा, 9 से कट जाएगा तो ये 100/9। बोलिए क्लियर है। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर हैं। यदि पहले से दूसरी संख्या का अनुपात 2:7 है और दूसरी का तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो पहली का तीसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं हो गया ये। A/B आपको 2:7 दिया हुआ है, B/C आपको 5:8 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7×8 = 56। बोलिए क्लियर है। तो ये हो जाएगा 10:56। 2 से काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 5:28, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, बस यहाँ पर थोड़ा सा शब्दों को चेंज किया गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने मिल सकते हैं जहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज की गई हो, बट बेसिकली क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, एक निर्वाचित क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या का 55% पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं। यानी एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि 55% अगर मेल हैं तो बचे हुए 45% फीमेल होंगी। तो ये मेल है और ये फीमेल है। यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं यानी अनपढ़ हैं एक तरीके से, तो पुरुषों का 40% यानी 55% का फिर 40% निकालूंगा, तो 55 का 40% कितना होगा, तो ये हो जाएगा 22। तो इनमें से 22, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि टोटल 100 लोग हैं जिसमें से 55 पुरुष हैं 45 महिलाएं हैं, तो 55 में से भी 22 जो है वो अनपढ़ हैं, तो पढ़े लिखे कितने होंगे, 33 होंगे। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई, ये पढ़े लिखे हैं। अब बात करते हैं महिलाओं की। 40% महिलाएं साक्षर हैं। अब यहाँ पर 45 का जो 40% है वो साक्षर है। 45 का 40% कितना होगा, तो ये होगा 18। ये 18 पढ़ी लिखी हैं। तो निरक्षर कितनी होंगी, तो निरक्षर में माइनस कर देंगे, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 27, यानी 27 अनपढ़ हैं। तो अब देख लीजिए आप यहाँ पर कि पुरुषों में 22 अनपढ़ है, महिलाओं में 27 अनपढ़ है। पुरुषों में 33 पढ़े लिखे हैं और महिलाओं में 18 पढ़े लिखे हैं। सवाल क्या पूछा गया है, अब उस पर आते हैं। तो निरक्षर पुरुषों की तुलना में निरक्षर महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। फिलहाल निरक्षर पुरुष कितने हैं, 22। निरक्षर महिलाएं कितनी हैं, 27। आपसे क्या पूछा है, पुरुषों की तुलना में निरक्षर महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले देखिए महिलाएं कितनी अधिक हैं, निरक्षर मतलब अनपढ़, कितनी अनपढ़ महिलाएं अधिक है, तो आप बोलेंगे 5। कितनी, 5। कितने में से, 22 में से। 22 से ही तो कंपेयर करूंगा, तो परसेंटेज कैसे निकालूंगा, 5/22 × 100। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। 2 से काट लीजिएगा इसको, ये हो जाएगा 50/11। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 250/11। और थोड़ा सा काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप 22 से काट लीजिएगा, फिर 22 से ये आ जाएगा, लगभग 22.7 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा और यही हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 4 वर्ष पूर्व
ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? देखिए 4 साल पहले ये कितना था? 4:5 का था। 8 साल बाद यानी आज से 8 साल बाद ये अनुपात कितना होगा? 11:13 होगा। मैंने जब भी आपको एजेस के क्वेश्चन कराए हमेशा एक बात पर जोर दिया है कि आयु का अंतर कभी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ हमें रेशियो में भी सेम करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर अंतर 1 है और यहाँ पर अंतर 2 है, तो मैं इस अंतर को भी 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। यानी एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि 4 साल पहले रेशियो था 8:10 का, अब हो गया है या 8 साल बाद होगा 11:13 का। कितने साल का अंतर है? तो आप बोलेंगे 8 और 4 12 साल का अंतर है। कितने साल का? 12 साल का। और अनुपात में कितने का अंतर दिख रहा है आपको? तो 8 से 11 यानी 3 का। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 3 हिस्सों की वैल्यू 12 के बराबर, यानी एक हिस्से की वैल्यू 4 साल के बराबर। तो अब आपको अगर आगे पीछे जाना है तो जब जब आप 4 साल आगे पीछे जाएंगे तो रेशियो में आगे जाएंगे तो 1 बढ़ाते जाइएगा और पीछे जाएंगे तो 1 कम करते जाइएगा। ये 4 साल पहले की बात है, मुझे आज की बात निकालनी है। यहाँ से अगर मुझे 4 साल आगे आना है तो एक तरीका तो ये कि 1 की वैल्यू आ गई है तो मैं 8 और 10 की वैल्यू निकालूं, उसके बाद अभी की एग्जैक्ट एज निकालूं, फिर रेशियो निकालूं। दूसरा तरीका कि जब मुझे पता है कि 4 साल आगे जाने पर अनुपात में 1 बढ़ जाएगा तो मैं सीधा 4 साल आगे जाता हूँ और 8 में 1 जोड़कर 9 कर देता हूँ और 10 में 1 जोड़कर 11 कर देता हूँ, यानी रेशियो हो जाएगा 9:11। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो ही तो पूछा हुआ था, तो रेशियो पर ही कैलकुलेशन करना ज़्यादा ईजी पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। x का मान क्या है यदि 480 का 25% प्लस 500 का 30% प्लस 90 का x% बराबर 900 के 35% है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन एक प्रकार से। सबसे पहले आपको 480 का 25% निकाल लेने का है। वो कितना आएगा? 25% का मतलब 1/4 कर लीजिएगा, ये सीधा 120 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 30% निकालना है तो ये कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। प्लस 90 का x% यानी x/100, ठीक है। अब x की वैल्यू नहीं पता ना, बराबर 900 का 35% कितना होगा? तो 900 का 35% निकालने पर 315 आएगा। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? अब ये जो 270 यहाँ है इसको उधर ले जाके माइनस कर लेते हैं, तो ये 270 माइनस करने के बाद कितना बचेगा? 45 बचेगा, 45 बचेगा। और ये 90 इंटू x/100 की वैल्यू 45 है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी? 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 9 का टेबल पढ़िएगा, ये कितनी बार में जाएगा? 5 बार में, और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। अगेन बहुत ही सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की भुजाओं का अनुपात 1:4 है। एक आयत है, रेक्टेंगल है, ये 1:4 में है, तो इसको मैं 1x और इसको 4x बोल दूं, तो इसके सामने वाला भी 4x होगा और इसके सामने वाला भी 1x होगा। तो टोटल जो पेरीमीटर निकलेगा, परिमाप निकलेगा, वो कितना निकलेगा? वो निकलेगा 10x का। इसकी वैल्यू आपको 50 सेंटीमीटर दी हुई है, तो x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। बोलिए क्लियर है? तो यहाँ पर मुझे ये पता चल गया कि ये 1x यानी 5 सेंटीमीटर होगा, 4x यानी 20 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 20 होगा और ये भी 5 होगा। ठीक है, आगे क्या बोला है? एक वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान हो। अब इसका एरिया कितना होगा? तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। ये कितना आएगा? 20 इंटू 5 यानी ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वर्ग यानी एक स्क्वायर जिसका एरिया इतना हो, 100 हो, तो वो कितनी, उसकी साइड्स कितने की होंगी? तो ये है 10-10 का होगा। बोलिए क्लियर है? तो सारी भुजाएं 10-10 की होंगी क्योंकि ये एक स्क्वायर है। तो यहाँ पर परिमाप कितना आएगा? तो 10-10-10 सबको जोड़ेंगे तो परिमाप आएगा 40 का, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। देखिए बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि यार ये एडवांस का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन पर ज्यादा बेस्ड है, बस आपका एक छोटा सा फॉर्मूला ही तो यूज हो रहा है, लेंथ इंटू विड्थ इक्वल्स टू एरिया होता है। तो ये एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है और ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। रेणु अपनी आय का 68% खर्च करती है। जब उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है तो वो अपने व्यय में 30% की वृद्धि करती है, उसकी बचत में वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये समझना है कि अगर वो अपने खर्चे का वो अपना जो भी इनकम थी उसकी उसका 68% खर्चा कर दे रही है,
यानी अगर मैं बोलूँ कि 100 कमा रही थी तो उसमें से 68 उसने खर्चा कर दिए, तो बचाए कितने, 32 रुपीज बचाए। ठीक है, अब उसकी आय में 40% की वृद्धि हो गई, यानी आय जो पहले 100 थी अब 140 हो गई है। क्लियर, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वह अपने व्यय में 30% की वृद्धि करती है, पर ध्यान रखिएगा किसका 30%, 68 का 30% बढ़ाएगी। 68 का 30% बढ़ाने पर उसको कितना मिलेगा, तो ये आ जाएगा 30% बढ़कर 88.4। बोलिए क्लियर है। माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा, 140 में से माइनस करने पर मुझे मिलेगा 51.6, यानी अब उसकी सेविंग कितनी है, 51.6 की। पहले कितनी की थी, 32 की। कितने परसेंट बढ़ी, तो सबसे पहले तो ये निकालेंगे कि कितनी बढ़ी, तो आप बोलेंगे 19.6 बढ़ी। कितने में से, 32 में से, तो 19.6 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 100, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको। चलिए मैं इसको आपको डिवाइड करके भी बता देता हूँ, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 61.25%, यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, आपको लग सकता है, बट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ABC स्वतंत्र रूप से अपनी कार्य को क्रमशः 4, 6, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं हो गया। ABC आपको पता है ये 4 दिन में करता है, ये 6 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है। एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आएगा, 12। तो ए का एक दिन का काम 3 हो जाएगा, बी का एक दिन का काम 2 हो जाएगा और सी का एक दिन का काम 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सब लोग कितना काम करेंगे एक दिन में, एक दिन में कर देंगे ये 6 काम। तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं और काम कितना करना है, 12। तो कितने दिन लेंगे, 2 दिन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्षमता। तो यहाँ पर काम तो 12 था और एक दिन का काम कितना था, 6 था, तो ये आ जाएगा 2 डेज। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि एक संगत में 55% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यानी फिर वही बात कि 100 अगर लोग थे तो उसमें 55 पुरुष हैं और 45 महिलाएं होंगी। 40% पुरुष मतदाता साक्षर हैं। 40%, 55 का 40% कितना होगा, 55 का 40% होगा 22। तो ये 22 लोग जो हैं ये साक्षर है, तो बचे 33 लोग असाक्षर होंगे। और 33 नहीं, 1/3% महिला मतदाता निरक्षर हैं। यानी एक तरीके से मैं बोलूं कि इसका 1/3, इसका 1/3 यानी 15 अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं। तो बचे कितने, तो 30 लोग बचे जो कि पढ़े लिखे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर पढ़े लिखे कितने हैं, तो आपसे आगे पूछा है कितने प्रतिशत मतदाता साक्षर हैं। तो 40% जो थे वो साक्षर थे, यानी ये 22 लोग साक्षर थे और ये 30 लोग साक्षर थे। ये भी अनपढ़ थे, ये भी अनपढ़ थे। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग साक्षर थे, तो आप इन दोनों को जोड़कर बोलोगे 52 लोग। 100 में से 52 लोग, यानी परसेंटेज पर भी 52 ही आएगा। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन परसेंटेज का। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस। बढ़िया क्वेश्चन। एक दुकानदार 15 किलो धान 29 रुपए प्रति किलोग्राम और 25 किलो धान 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के धानों के मिश्रण को 27 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है। पूरी प्रक्रिया में उसका लाभ बताओ। सिंपल क्वेश्चन, अगेन बहुत ही ज्यादा। एक दुकानदार 15 किलो 29 रुपए के भाव से खरीदेगा, तो 15 इंटू 29। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। फिर 25 किलो 20 रुपए के भाव से खरीदेगा, 25 इंटू 20। क्लियर। तो यहाँ पर उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, उसने कितना पैसा लगा दिया, तो देखिए 15 इंटू 29 करने पर कितना मिलेगा, ये मिलेगा 435। ठीक है, और ये कितना मिलेगा, 500। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि उसने टोटल कितना लगा दिया, 935 रुपीज उसने लगा दिए। और टोटल उसके पास अब गेहूं कितना किलो है, तो आप बोलोगे यहाँ से 40 किलो उसके पास गेहूं है। अब वो बोल रहा है कि इस 40 के मिश्रण को वो 27 के भाव से बेच दे रहा है। इस 40 के मिश्रण को वो 27 के भाव से बेच रहा है, उसको कितना पैसा मिलेगा, तो 40 इंटू 27 कितना आएगा, ये आएगा 1080। इतना पैसा उसे मिला। देखिए इतने पैसे उसने लगाए थे, इतने में बेच दिया, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ होगा। माइनस करने पर आपको मिलेगा 145। इन दोनों को, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, एसपी है और सीपी है। माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 145। ये उसका प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं।
तो बस आपको इतने ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको बात को समझना है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यानी एक तरीके से मैं बोल सकता हूं, अगर 100 विद्यार्थी हैं तो इनमें से 60 गर्ल्स हैं और बचे 40 बॉयज हैं। ठीक है, 45% लड़कियां एक परीक्षा में उत्तीर्ण होती हैं। देखिए 60 का 45, ये गर्ल्स थी ये बॉयज थी, 60 का 45%, 60 का 45%, यहाँ पर ये लड़कियां वो हैं जो इस एग्जाम में पास हो गई थी। तो यहाँ पर मुझे कैसे पता चलेगा, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 27। अब मुझे बताइए 60 में से अगर 27 यहाँ पर पास हो गई हैं, ये पास वाले हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ 33 फेल हो गए होंगे। क्लियर है। इसी प्रकार बोला है 40% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, ये जो 40 है इसका 40% यानी 16 ये जो हैं ये फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे, तो बचे 24 लोग पास हुए होंगे, तो ये भी पास है। तो ये दोनों पास वाले हैं और ये दोनों फेल वाले हैं। क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है, यानी एक तरीके से जो फेल हुई हैं उनकी संख्या 66 है। अब देखिए लड़कियों में फेल कितनी हुई है, तो लड़कियों में फेल हुई है 33। अगर ये 33 ना होकर 66 होता तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर एक की वैल्यू यानी 33 की वैल्यू 66 है, तो एक की वैल्यू 2 है। यहाँ पर मैंने 100 लिया था क्योंकि 100 पर कैलकुलेशन ईजी है, पर मैंने ये नहीं बोला था कि या क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा है कि एक्चुअल स्टूडेंट 100 हैं। यहाँ तो मैंने ऐसा माना था कि 100 होते तो इसमें से 60 लड़कियां होती और 40 लड़के होते। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ पता चली कि जो मेरा 100 है वो एक्चुअली 100 है ही नहीं। अगर एक की वैल्यू 2 है तो 100 की वैल्यू 200 होगी, यानी क्लास में एक्चुअली 200 बच्चे थे, तो 60 की जगह ये 120 होंगे, यानी लड़कियां 120 थी, लड़के कितने होंगे 40 की जगह 80 होंगे। तो इसी प्रकार वो आपसे पूछ रहा है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या। अब देखिए पास हुए लड़के कितने हैं, 24 हैं। जैसा कि मैंने बोला एक की वैल्यू 2 है तो 24 की वैल्यू 48 होगी, यानी एक्चुअल में पास कितने हुए 48, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। बोलिए बात समझ में आई, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, एक आदमी ने 2400 रुपए का निवेश किया 5% साधारण ब्याज पर और 5400 रुपए 9% पर 6 साल बाद उसे अपने निवेश का कितना राशि मिलेगा। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि 2400 रुपए का 5% के हिसाब से 6 साल का, तो मैं बोल सकता हूँ कि कुल मिलाकर 30% मिलेगा। भाई हर साल 5% मिलेगा 6 साल तक, तो 6 पंजे 30%, यानी 2400 का 30%, तो इसे ब्याज मिलेगा। ठीक है, 30% इसे ब्याज मिलेगा, तो मिश्रधन कितना होगा 130% होगा। इसी प्रकार 5400 रुपए का अगर मैं 6 साल के लिए देखूं 9% के हिसाब से, 9 छक्के 54% होता है, ये तो ब्याज हो जाएगा। मिश्रधन कितना होगा, तो 154%। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इजीली। चलिए आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक बैग में 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए वर्गमूल के सिक्के 4:5:8 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों की कुल मूल्य 432 रुपीज है तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। देखिए आपके पास एक बैग में 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए इतने रुपए के सिक्के हैं, यानी इतने टाइप के सिक्के हैं। इनकी संख्या का अनुपात दिया है 4:5:8। हमें पता है संख्या अनुपात जो है वो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते, तो यहाँ पर मैं ऐसे मान लेता हूँ कि अगर ऐसे 4x सिक्के होंगे तो ऐसे 5x सिक्के होंगे तो ऐसे 8x सिक्के होंगे। अब आप खुद सोचिए 1 रुपए के 4 सिक्के, तो टोटल रुपए कितने बनेंगे, 4 ही तो बनेंगे, तो 4x रुपीज हो गया। ठीक है, 2 रुपए के 5 सिक्के तो 10 रुपए बनेंगे, तो ये 10x रुपीज हो गया। 5 रुपए के 8 सिक्के तो 40 रुपए बनेंगे, तो ये 40x हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर इनका टोटल करता हूँ तो ये कितना आना चाहिए, ये 432 आना चाहिए। बात समझ में आई आपको, क्योंकि डब्बे में कुल मिलाकर इतने ही रुपए थे। चलिए अब मुझे क्या करना है, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। ये कितना आएगा 54x इक्वल्स टू 432। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए 54 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 8। और जैसे ही x की वैल्यू 8 मिलती है तो मैं यहाँ पर पुट करके इजीली सारी वैल्यूज बता सकता हूँ। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बोला था जो कि अनुपात में 5x है और x की वैल्यू 8 है, तो 8 पंजे 40, यानी 2 रुपए के कितने सिक्के थे, 40 सिक्के थे। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। यहीं अगर आपसे पूछ लेता कि 2 रुपए के कुल जितने भी सिक्के थे उनका मूल्य कितना होगा,
तो आप मूल्य की जगह पर रखते हो और बोलते 80 रुपए। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है। चलिए आते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 16 बच्चों के दो समूह ए और बी में विभाजित किया जाना है जिसमें 10 और 6 बच्चे शामिल हैं। यानी 16 बच्चों को दो हिस्सों में तोड़ा। एक ग्रुप है ए, एक ग्रुप है बी। इसमें है 10 बच्चे, इसमें है 6 बच्चे। ठीक है, समूह ए के बच्चों द्वारा प्राप्त औसत प्राप्तांक 75 हैं। यानी इन 10 बच्चों का जो एवरेज मार्क्स है वो 75 है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इन बच्चों का जो टोटल मार्क्स होगा वो 750 होगा? भैया ये थी संख्या, ये था औसत। संख्या गुणित औसत क्या होता है? योग होता है। तो इन सब का योग मुझे मिल गया। ठीक है, आगे क्या बोला है? और सभी 16 बच्चों के औसत प्रतिशत अंक 76 हैं। सभी 16 बच्चे यानी ए प्लस बी दोनों को मिला दूं तो कितने बच्चे होते हैं? 16। इनका जो एवरेज है वो कितना है? 76। तो इनका जो टोटल होगा वो कितने का होगा? उन सभी बच्चों का टोटल होगा 76 इंटू 16 के बराबर, जो कि होता है 1216, जो कि होता है 1216। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है बी के बच्चों का औसत प्राप्तांक कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि बी क्लास, बी जो ग्रुप था उसका एवरेज अगर x था तो इनका टोटल हो जाएगा 6x हो जाएगा। और मुझे पता है कि इन दोनों ग्रुप को मिलाकर ही तो ये 16 लोग बने थे, यानी 10 और 6 को मिलाकर 16 लोग बने थे। तो इसका टोटल और इसका टोटल मिलाने पर मुझे इन 16 लोगों का टोटल मिलना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पर ये एक इक्वेशन फॉर्म होगी। 750 वहाँ ले जाकर माइनस कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो ये 1216 में से माइनस करना है 750। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 466। 6x की वैल्यू अगर 466 है तो मुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं, 6 से डिवाइड करना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 77 कंप्लीट 2/3। यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। और यही x मेरा एवरेज था सेकेंड वाले ग्रुप के लिए, यानी बी ग्रुप के लिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, और एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर आपके काम आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग, स्टे सेफ। थैंक यू।